नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी पीजी मास कम्युनिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम की होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको एक लेवल पता लग गया इस एग्जाम का। साथ ही ये क्वेश्चंस हो सकता है फ्यूचर में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डी स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो एडवर्टाइजिंग से जुड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें रेडियो एंड टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन है, सोशल मीडिया, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में ज़्यादातर जो पीवाईक्यूज हमने लिए हैं वो एडवर्टाइजिंग के फील्ड से हैं। सितंबर 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच न्यूज एलिमेंट इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज द बेसिक न्यूज वैल्यू। जैसा कि आप जानते हैं, हर न्यूज़ में एक खास वैल्यू होती है जो उसको उस खबर को छोटा बनाती है, बड़ा बनाती है, या उस सूचना को एक तरह से न्यूज़ बनाती है। उसमें एक न्यूज़ वैल्यू होती है। तो ऐसी कौन सी न्यूज़ वैल्यू है जो इसमें दी गई है, जो अक्सर जो है एक बेसिक न्यूज़ वैल्यू जिसको समझा जाता है। इसमें सॉफ्टनेस ऑफ इवेंट्स, ग्रे पॉइंट, नेगेटिविटी, कॉर्पोरेट पब्लिसिटी। तो इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर है नेगेटिविटी। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कुछ होता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट में अगर लोग मारे जाते हैं, एक्सीडेंट होता है या कोई बहुत बड़ा नुकसान किसी तरह का होता है, रोड एक्सीडेंट है या कोई और भी घटना होती है, तो जब तक बड़ी घटना ना हो वो बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं बन जाती है। तो इसलिए क्या है, आज आप देखेंगे न्यूज़ में जब तक कुछ नेगेटिव ना हो, अगर कोई मीटिंग हुई वो सिंपल तरीके से संपन्न हो जाती है तो बड़ी खबर नहीं होती है। लेकिन अगर उस मीटिंग में कुछ झगड़ा हो जाता है, उस मीटिंग में कुछ विवाद हो जाता है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाती है। तो एक जो नेगेटिविटी है या कुछ गलत हुआ है, नकारात्मक कुछ हुआ है, तो वो जो है एक बेसिक न्यूज़ वैल्यू बन चुकी है। ऑल्दो ये सही नहीं है, अगर कुछ पॉजिटिव भी होता है तो पॉजिटिव जो स्टोरीज हैं वो भी हिस्सा बननी चाहिए मीडिया का, चाहे वो समाचार पत्र है, टेलीविजन है। बट नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा न्यूज़ वैल्यू लेके आ रही है आजकल, द बेसिक न्यूज़ वैल्यू के रूप में आ रही है। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बियॉन्ड द फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग फ्रॉम द एडवर्टाइजर्स पर्सपेक्टिव। यानी जो विज्ञापन देने वाला जो होता है उसके दृष्टिकोण से ये उसके फंक्शन में नहीं है, उसके बियॉन्ड द फंक्शन है जो दिया गया नीचे इसमें से। फर्स्ट वन, क्रिएटिंग ए ब्रांड इमेज, देन परsuading people, selling the product, provide product and brand information। तो जो एडवर्टाइजिंग के फंक्शन की जहाँ तक बात है, तो जो एक एडवर्टाइजर है यानी जो विज्ञापन देता है किसी समाचार पत्र में, पत्रिका में, टेलीविजन में, चाहे वो डायरेक्ट दे या किसी एड एजेंसी के थ्रू दे, तो वो चाहता क्या है, वो क्या फंक्शन मानता है एडवर्टाइजिंग के, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या वो नहीं चाहता है। तो इसका सही आंसर है सेलिंग द प्रोडक्ट। यानी सेलिंग सेलिंग का काम एडवर्टाइजिंग का नहीं है। वो क्या करता है, एक ब्रांड इमेज बनाता है। सपोज करो कि एप्पल है या कोई बड़ी कंपनी है, वो अपनी इमेज के लिए या ब्रांड की इमेज बनाने के लिए एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, लोगों को मनाते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, उसके लिए कन्विंस करते हैं। देन इंफॉर्मेशन देते हैं ब्रांड की या प्रोडक्ट की कि इसमें ये फीचर्स हैं, सारी चीज़ें। लेकिन डायरेक्टली वो सेल नहीं करते, क्योंकि सेल करना है, सेलिंग करना जो है ये अलग डिपार्टमेंट का काम होता है। तो एक एडवर्टाइजर जो है वो एड के जरिए इन तीन चीजों को चाहता है, न कि वो सेलिंग द प्रोडक्ट चाहता है। देन अगला क्वेश्चन है, इन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन द क्रिएटिव स्ट्रेटजी एंड द मीडिया स्ट्रेटजी। यानी इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें से पॉइंट है जिसमें आपको क्रिएटिव, जब आप काम कर रहे होते हैं तब उस स्ट्रेटजी में उसको शामिल करना पड़ता है, साथ में मीडिया स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं तब भी आप उसको ध्यान में रखते हैं। ऐसा कौन सा इसमें है? द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, द टारगेट ऑडियंस, द लोगो, द एडवर्टाइजिंग कॉपी। तो इसका सही आंसर है टारगेट ऑडियंस। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिएटिविटी एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़रूरी है। आप चाहे उसमें विजुअल कोई डाल रहे हैं, उसकी टैगलाइन है, उसका कलर चूज कर रहे हैं, जो भी उसकी कॉपी राइटिंग है, वो सब लिखते वक्त आप ये ध्यान में रखते हैं कि कौन सी टारगेट ऑडियंस के लिए मैं ये विज्ञापन दे रहा हूँ। बच्चों का विज्ञापन है तो वैसी भाषा होगी, वैसे फोटोग्राफ्स होंगे, वैसी पंचलाइन होगी, टैगलाइन होगी, जिंगल होगा। अगर आप यूथ आपका
टारगेट है यूथ के मद्देनजर आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। यानी आप जब क्रिएटिव स्ट्रेटजी बनाते हैं कि विज्ञापन आप बनाओगे कैसे, उसमें उसकी विजुअलाइजेशन, उसकी पंच लाइन, टैग लाइन, कलर, एवरीथिंग, कॉपी राइटिंग, तो आप ध्यान में रखते हैं कि टारगेट ऑडियंस क्या है। इसी तरह से मीडिया स्ट्रेटजी अपनाते हैं आप, यानी कौन से मीडिया में आप विज्ञापन देंगे, किस टाइम पे देंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सा माध्यम चुनेंगे, ये सारी चीज़ें देखते हैं और टारगेट ऑडियंस को मद्देनजर रखते हैं इसको। बिकॉज अगर आप युवाओं के लिए कोई विज्ञापन देना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि युवा जो है आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, चाहे इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, तो आप इन माध्यम को चुनाएंगे क्योंकि हो सकता है कि युवा जो है हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर की ज़्यादा ना पढ़ता हो सकता है वो रेडियो ना सुनता हो। तो ये आप चीज़ें देखेंगे और टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अपनी क्रिएटिव और मीडिया स्ट्रेटजी आप बनाते हैं। तो टारगेट ऑडियंस जो है, लक्षित जो श्रोता या दर्शक होता है, उसके मद्देनजर आप ये दोनों स्ट्रेटजी बनाते हैं। देन हमारा जो अगला सवाल है, व्हेन इट इज सेड एन एडवर्टीजमेंट हैज वर्कड, यानी एडवर्टीजमेंट ने अपना काम किया है, ये कब कहा जाता है? व्हेन द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड, व्हेन इट लीड्स टू ब्रांड बिल्डिंग, व्हेन इट डिलीवर्स स्पेसिफिक रिजल्ट्स दैट मीट द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, व्हेन द कंपनी मेक्स प्रॉफिट्स। तो इसका सही आंसर है व्हेन इट डिलीवर्स स्पेसिफिक रिजल्ट्स दैट मीट द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। हर एक विज्ञापन को करने के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, कुछ सोशल एड के अलग होते हैं, कमर्शियल्स के अलग होते हैं। तो इन सब बिंदुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी ऑब्जेक्टिव आपने तय किए थे विज्ञापन को देने से पहले कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है इसको विज्ञापन को देने का, अगर वो सारे मीट आउट हो जाते हैं, अगर वो पूरे हो जाते हैं, इट मीन्स एड ने अपना काम किया है। देन ट्रेडिशनली व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट मार्केटिंग प्रोग्राम्स, यानी परंपरागत रूप से, यानी जब से विज्ञापन दिए जा रहे हैं, विज्ञापन की दुनिया अपने आप में शुरू हुई है, तब से हम पूछ रहे हैं कि कौन सा एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है। क्योंकि समय के साथ साथ जो है हर तरह की स्ट्रेटजी बदलती है, हर तरह की प्लानिंग्स बदलती हैं, मीडिया बदलता है, टारगेट ऑडियंस बदलती है, ऑब्जेक्टिव्स बदलते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो शुरू से रहा है, जब से विज्ञापन शुरू हुए हैं, ये आपको बताना है। टू रिमूव द competitive brand from the market, to sell a product, service or idea, to persuade people to invest in a product, to create awareness about the owners of the company। तो इनमें से कौन सा ऐसा बिंदु है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। And the answer is to sell a product, सर्विस और आइडिया, यानी प्रोडक्ट को सेल करना, आइडिया को या सर्विस को, उत्पाद को या सेवा को या विचार को आप जो सेल करते हैं, ये हमेशा से एक एक तरह से आइडिया रहा है, शुरू से एक ऑब्जेक्टिव रहा है एडवर्टीजमेंट का, जब से वो शुरू हुई उसके बाद धीरे धीरे उसमें चीज़ें ऐड होती गई, लेकिन ये परंपरागत रूप से जो है विज्ञापन का एक उद्देश्य रहा है कि अपने उत्पाद या सेवा को एक तरह से बेचना। देन एडवर्टाइजिंग सेंसिटिव इश्यूज लाइक एड्स एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस फॉल अंडर, यानी जो एड्स है या और कोई सोशल इश्यूज हैं या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, अवेयरनेस को लेके है कि आपको जागरूक करना है, तो ये जो विज्ञापन है ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं जो नीचे दी गई इसमें से? पहला विजन कैंपेन, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, इंडस्ट्रियल प्रमोशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आंसर इसका देख लेते हैं हम। तो इसका सही आंसर है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR भी कहते हैं। देखिए, जो अलग अलग कॉर्पोरेट हाउस है वो एक बकायदा कानून बना करके एक सीमा तय की गई है, एक बताया गया है क्योंकि इतना आपको अपनी इनकम का, यानी जितना जितनी भी इनकम है उसका एक निश्चित हिस्सा जो है आपको सोसाइटी के लिए खर्च करना है। चाहे आप स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनवाइए, सड़कें बनवाइए, सोसाइटी के लिए जो भी उनके वेलफेयर के लिए आप कर सकते हैं, ये सभी कॉर्पोरेट हाउस को करना होता है। कोई अवेयरनेस कैंपेन आप चला सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, या जल संरक्षण को लेकर आप चला सकते हैं। और बहुत से ऐसे कॉर्पोरेट हाउस हैं जो इस तरह की कैंपेन रन भी कर रहे हैं लगातार, और उनको करना भी होता है कानूनन। तो ये जो विज्ञापन होते हैं ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा होते हैं, अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेस का। देन ओरिजिनली द कॉपीराइट कॉन्सेप्ट केम इनटू बीइंग अंडर स्टैट्यूटरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉमन लॉ, इंटरनेशनल लॉ। तो जो कॉपीराइट एक्ट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, यानी आप जो काम करते हैं, आपकी जो ओरिजिनलिटी होती है उसको बचा करके रखना, ताकि दूसरा उसको कोई हनन ना कर ले, दूसरा उसको इस्तेमाल ना कर ले, आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए जो कानून है वो जब शुरुआत में आया तो किस रूप में वो आया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है कॉमन लॉ, यानी शुरुआत में एक कॉमन लॉ आया था, एक साधारण सा कानून था जो हर चीज़ के लिए लागू होता था अलग से। अब आप देखेंगे कॉपीराइट जो
एक्ट है वो अलग अलग, उसका काफ़ी विस्तार हुआ है, चाहे वो किताबों के लिए है, म्यूज़िक के लिए है, फिल्म्स के लिए है या दूसरे आर्ट वर्क के लिए है। तो उसका काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप जो है हमारे सामने है, लेकिन पहले जो एक साधारण कानून के रूप में सामने आया था जब शुरुआत हुई। देन द लिमिटेशन ऑफ एक्शन अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज ऑफ, यानी अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, जैसे कि आप जानते हैं अदालत की जब अवमानना आप करते हैं, जैसे अदालत में कोई ऐसी आप चीज़ करते हैं जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है, या आप अदालत का जो समन है, कोई आदेश है, उसकी अवमानना आप करते हैं, अदालत के किसी डिसीजन को आप इस तरह से चैलेंज करते हैं, इस तरह से डिस्कशन करते हैं कि लोगों की अलग भावनाएं, सेंटिमेंट्स उसके खिलाफ बने, तो ये सारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। या आदेश, कोई आदेश दिया है सरकार को या किसी व्यक्ति विशेष को, आदेश कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इतनी तारीख तक ये करेंगे, आप उसको फॉलो नहीं करते तो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो पूछा यह गया है कि कितने समय तक जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर कार्रवाई की जा सकती है, यानी डेडलाइन क्या है उसकी, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये 1 ईयर। अगर किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, अदालत की अवमानना की है, तो उस पर जो कार्रवाई की जा सकती है वो विद इन 1 ईयर की जा सकती है, यानी 1 साल तक आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। 1 साल का समय अगर बीत जाता है तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। What is the series of decisions involved in delivering the message to the target audience called? यानी जो अलग अलग तरह की जो सीरीज होती है, प्लानिंग होती है एक एडवर्टीजमेंट को जारी करने की, कौन कौन से जो डिसीजंस होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज मीडिया प्लानिंग। यानी मीडिया प्लानिंग जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मीडिया प्लानिंग में आप सारी चीज़ें तय करते हो कि आपका मैसेज जो है कौन सी मीडिया में जाएगा, ठीक है, कि उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, आप ये देखोगे टारगेट ऑडियंस क्या है हमारी, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था एक क्वेश्चन में। तो इसमें क्या होता है, मीडिया प्लानिंग में आप सारी चीज़ें तय करते हो। आप विज्ञापन तैयार होने के बाद उसको कौन से माध्यम में दोगे, रेडियो, टीवी, अखबार, मैगजीन, सोशल मीडिया, कितनी बार वो विज्ञापन चलेगा, प्राइम टाइम में जाएगा, दिन में जाएगा, ठीक है, ये सारी प्लानिंग जो करते हैं आप, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या उनका सर्कुलेशन आप देखते हैं, व्यूअरशिप आप देखते हैं अखबारों का, चैनल का, उसके बाद आप जो है तय करते हैं। तो ये सारा मीडिया प्लानिंग में आता है। While selecting a product, what is the consumer mostly prone to? यानी ये एक रिसर्च एक तरह से है कि जब एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं आप, तो क्या एक कंज्यूमर देखता है, मोस्टली क्या चीज़ें देख कर खरीदता है, तो इसका आंसर आपको बताना, इमोशंस होते हैं, रैशनल थॉट होते हैं, हैबिट होती है, पब्लिक ओपिनियन होती है। तो इसका आंसर है हैबिट। दरअसल हमें कोई 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 प्रोडक्ट जो है उसकी यूज़ करने की आदत पड़ जाती है। हो सकता है हमारे पेरेंट्स उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, जिस किराना स्टोर से वो लेके आ रहे हैं, आप भी वहाँ जाते हैं, आप जाते ही वो मांगते हैं कि हाँ मुझे दे दो। बिकॉज आपको उसकी एक कंडीशनिंग हो जाती है, आदत हो जाती है उस चीज़ को यूज़ करने की, चाहे वो कोई खाने की चीज़ है या कोई और चीज़ है। तो आपको उस प्रोडक्ट को जो है, इसी तरह सर्विस का भी है। कई बार ऐसा होता है, आप एक ही कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसकी सर्विसेज आप लेते हैं बिकॉज आपको सूट करता है। इसी तरह एक ही कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है घर में आपके देखेंगे, उसी का सारा सामान लगा होता है। बिकॉज आपकी एक आदत हो जाती है, और वो आदत शायद इससे बनती है कि उसकी कहने की क्रेडिबिलिटी भी होती है। तो एक हैबिट आपकी बन जाती है कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसको तय करती है कि आप क्या खरीदेंगे या किस सेवा का इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो 2020 के यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सीरीज जो है काफ़ी हेल्प करेगी आपके यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में, और साथ ही सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम होता है। इसी तरह के कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।